कल हम लोगों ने केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ा था, द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। आज हम लोग देख रहे हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जैसा कि नाम ही हमें बता रहा है कंबाइन। कॉम्बिनेशन से कंबाइन वर्ड सामने आ रहा है, इसका मतलब ऐसा रिएक्शन इन ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ऐसा रिएक्शन जिसमें दो एलिमेंट या एक एलिमेंट, एक कंपाउंड या दो कंपाउंड आपस में कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट को बनाते हैं। द टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच टू एलिमेंट और वन एलिमेंट एंड वन कंपाउंड और टू कंपाउंड कंबाइन टू गिव वन सिंगल प्रोडक्ट। ऐसा केमिकल रिएक्शन, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो एलिमेंट या एक एलिमेंट, एक कंपाउंड या दो कंपाउंड आपस में कंबाइंड यानी जुड़कर, मिलकर क्या बनाती है, किसी एक सिंगल प्रोडक्ट को बनाती है। उस रिएक्शन को हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप देखिए हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस। हाइड्रोजन गैस एलिमेंट हुआ, क्लोरीन गैस भी एलिमेंट हुआ, और हाइड्रोजन गैस क्लोरीन गैस से कंबाइन होकर बनाया है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि एक कंपाउंड है। यानी यहाँ पर दो एलिमेंट ने मिलकर एक कंपाउंड को बनाया है, दो एलिमेंट आपस में कंबाइंड होकर एक कंपाउंड बना है। सेकेंड एग्जाम्पल आप देखिए कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि एक कंपाउंड है और ऑक्सीजन गैस जो कि एक एलिमेंट है। यहाँ पर एक कंपाउंड एक एलिमेंट से कंबाइंड होकर कंपाउंड बनाया है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन गैस से कंबाइंड होकर बनाया है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड एक कंपाउंड है, ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, और कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि एक कंपाउंड है, ऑक्सीजन जो कि एक एलिमेंट है, उससे कंबाइंड होकर कंपाउंड कार्बन डाइऑक्साइड बनाया है। यह भी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एक एग्जाम्पल हो गया। तीसरा एग्जाम्पल आप देखिए कि अमोनिया, NH3 मीन्स अमोनिया गैस जो कि एक कंपाउंड है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कि एक कंपाउंड है। यहाँ पर दो कंपाउंड आपस में कंबाइंड होकर तीसरा कंपाउंड बनाए हैं जिसका नाम हो गया अमोनियम क्लोराइड। तो इन तीनों एग्जाम्पल को देखने पर यह बात क्लियर हो रही है कि द टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन इन विच टू एलिमेंट और वन कंपाउंड और वन एलिमेंट और टू कंपाउंड कंबाइंड टू गिव सिंगल प्रोडक्ट। तीनों केस में हम देख रहे हैं कि रिएक्टेंट जो है वो दो या दो से ज़्यादा होंगे। जब रिएक्टेंट दो या दो से ज़्यादा होंगे और वो आपस में कंबाइंड होकर एक प्रोडक्ट बनाएंगे तो उसे हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। तो जो रिएक्टेंट हैं वो रिएक्टेंट आपको दोनों एलिमेंट हो सकते हैं, दो एलिमेंट आपस में कंबाइंड होकर कंपाउंड बना सकते हैं, या एक कंपाउंड और एक एलिमेंट हो सकता है जो कि आपस में कंबाइंड होकर कंपाउंड बना सकते हैं, या दोनों कंपाउंड हो सकते हैं जो कि आपस में कंबाइंड होकर एक सिंगल प्रोडक्ट जो कि कंपाउंड है वो बना सकते हैं। जैसे कि हमने एग्जांपल यहाँ देख लिया अच्छी तरीके से, हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस दोनों एलिमेंट है और ये दोनों एलिमेंट कंबाइंड होकर बनाए हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कि एक कंपाउंड है। सेकेंड एग्जाम्पल में हमने देखा कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि एक कंपाउंड है, ऑक्सीजन जो कि एक एलिमेंट है। यहाँ पर कंपाउंड एलिमेंट से कंबाइंड होकर कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एक कंपाउंड है वो बनाया है। और तीसरा एग्जाम्पल हम देख रहे हैं अमोनिया जो कि एक कंपाउंड है, दूसरा कंपाउंड जो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उससे कंबाइंड होकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाया है अमोनियम क्लोराइड जो कि एक कंपाउंड है। तो यहाँ पर ये एग्जाम्पल को देखने के बाद हम बिल्कुल क्लियर हो रहे हैं कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट आपस में जुड़कर कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट को बनाते हैं। और रिएक्टेंट का नेचर कैसा हो सकता है, जो रिएक्टेंट आपस में कंबाइंड हो रहे हैं वो रिएक्टेंट दोनों एलिमेंट हो सकते हैं, या एक कंपाउंड एक एलिमेंट हो सकता है, या दोनों कंपाउंड हो सकता है। और तीनों केस के अंदर जो प्रोडक्ट बनेगा वो सिंगल बनेगा, अकेला बनेगा, और वो सभी क्या रहेंगे, कंपाउंड रहेंगे। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया। अब सेकंड है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसा कि नाम ही हमें बता रहा है
डिकम्पोजिशन यानी टूटना अपघटित होना, यानी इसमें जस्ट अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दिस रिएक्शन इज जस्ट अपोजिट टू कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में कंबाइन हो रहा था, दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट कंबाइंड होकर एक सिंगल प्रोडक्ट को बना रहे थे, और यहाँ पर एक सिंगल रिएक्टेंट जो है वो डिकम्पोजिशन के बाद, टूटने के बाद, ब्रोकन डाउन होने के बाद जो दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट को बनाएंगे। यानी ऐसा रिएक्शन जिसमें सिंगल रिएक्टेंट टूटकर दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट को बनाता है, उस केमिकल रिएक्शन को हम लोग कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अ सिंगल रिएक्टेंट decomposes on the application of heat or light or electricity to give two or more product is called decomposition reaction। ऐसा रिएक्शन जिसमें सिंगल रिएक्टेंट टूट जाएगा, डिकम्पोजेज हो जाएगा, और जो टूटने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, डिकम्पोजिशन के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, वो एनर्जी मिलेगी, किससे मिलेगी? चाहे वो हीट से मिल सकती है, चाहे वो लाइट से मिल सकती है, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी से मिल सकती है। और इलेक्ट्रिसिटी, हीट या लाइट से जो एनर्जी निकलती है, उस एनर्जी का यूज जो होता है वो सिंगल जो रिएक्टेंट होता है उसके बीच का जो केमिकल बॉन्ड रहता है उसे तोड़ने के काम में आती है। और उस सिंगल रिएक्टेंट का डिकम्पोजिशन के बाद जो प्रोडक्ट बनता है वो दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट बन सकते हैं। तो इस आधार पे कि डिकम्पोजिशन के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो किस आधार पे मिल रही है, क्या वो हीट के आधार पे मिल रही है, हीट से मिल रही है, क्या वो लाइट से मिल रही है, क्या वो इलेक्ट्रिसिटी से मिल रही है, इस अकॉर्डिंग डिकम्पोजिशन रिएक्शन को तीन पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। तीन पार्ट के अंदर हम लोग उसे तोड़ सकते हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन को हम तीन पार्ट में विभक्त कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। वो तीन पार्ट कौन कौन से हो जाएंगे? डिकम्पोजिशन रिएक्शन विच रिक्वायर हीट, पहला। डिकम्पोजिशन रिएक्शन विच रिक्वायर्ड लाइट, दूसरा। डिकम्पोजिशन रिएक्शन विच रिक्वायर्ड इलेक्ट्रिसिटी, तीसरा। तो पहले इसे समझिए कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो होता है उसमें जो एनर्जी चाहिए होती है वो एनर्जी क्यों चाहिए होती है? वो एनर्जी इसलिए चाहिए होती है कि जो सिंगल जो रिएक्टेंट है उनके बीच का जो केमिकल बॉन्ड होता है उसे तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए होती है। और जो रिएक्टेंट के बीच का केमिकल बॉन्ड जो पाया जाता है उसे तोड़ने के लिए जो एनर्जी पाई जाती है वो अलग अलग रिएक्शन में अलग अलग सोर्स से मिलती है। किसी किसी रिएक्शन में वह एनर्जी हमें हीट से मिलती, वह एनर्जी जो है वो हीट से प्रोवाइड की जाती है। किसी किसी केमिकल रिएक्शन में डिकम्पोजिशन के लिए जो रिक्वायर होती है एनर्जी वो लाइट से मिलती है, और किसी किसी डिकम्पोजिशन रिएक्शन में जो एनर्जी रिक्वायर होती है रिएक्टेंट के बीच में पाए जाने वाले केमिकल बॉन्ड को तोड़ने के लिए वो मिलती है इलेक्ट्रिसिटी से। तो इस आधार पर डिकम्पोजिशन रिएक्शन को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है: थर्मल डिकम्पोजिशन, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन और इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। कौन कौन से हो गए? थर्मल डिकम्पोजिशन, या जिसे हम लोग थर्मोलाइसिस भी कहते हैं, ऐसा डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसमें जो रिएक्टेंट के बीच में पाए जाने वाले केमिकल बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी वो हीट से मिले, इस तरीके के डिकम्पोजिशन रिएक्शन को हम लोग कहेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन, या उसे हम लोग थर्मोलाइसिस भी कह सकते हैं। थर्मल डिकम्पोजिशन या थर्मोलाइसिस ऐसा डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट के बीच में पाए जाने वाले केमिकल बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो एनर्जी मिले, किससे मिले? तो वो एनर्जी लाइट से मिले, तो उसे हम लोग कहते हैं फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन, या उसे हम लोग फोटोलाइसिस भी कहते हैं। और ऐसा डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट के बीच जो केमिकल बॉन्ड पाया जाता है उस केमिकल बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो एनर्जी मिले इलेक्ट्रिसिटी से, तो उस डिकम्पोजिशन रिएक्शन को हम लोग क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, या उसे हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस भी कहेंगे। तो अकॉर्डिंग टू द सोर्स ऑफ एनर्जी,
according to the source of energy which is required by any decomposition reaction to break down the chemical bond present in the single reactant, and after decomposition the single reactant give rise to two or more than two product is called decomposition reaction. According to the source of energy which is required by any decomposition reaction is divided into three parts. Decomposition reaction which require heat, which is also known as thermolytic decomposition or thermolysis. Decomposition reaction which require light, which is called photolytic decomposition or photolysis. And the third, decomposition reaction which required electricity, that is also called electrolytic decomposition or electrolysis. Now we take the example of both type of decomposition reaction. First of all we talk about thermolytic decomposition और thermolysis. ऐसा decomposition reaction जिसमें रिएक्टेंट के बीच केमिकल बॉन्ड को तोड़ने के लिए हीट की जरूरत होती है, उस डिकम्पोजिशन रिएक्शन को हम लोग कहते हैं थर्मोलाइटिक डिकम्पोजिशन. जैसे थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ मरकरी ऑक्साइड. मरकरी ऑक्साइड जो होता है उसको अगर गर्म किया जाए, हीट दिया जाए, तो वो मरकरी और ऑक्सीजन में टूट जाती है, जो कि एक थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल है. यानी अगर आपको एग्जाम में पूछा जाएगा कि गिव एन एग्जाम्पल ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन, तो आप क्या कहिएगा? आप ये वाला एग्जाम्पल आपको लिखना पड़ेगा कि मरकरी ऑक्साइड को जब हम हीट देते हैं यानी उसका थर्मल डिकम्पोजिशन हम लोग करते हैं तो वो मरकरी और ऑक्सीजन में टूट जाती है. दूसरा तरह का डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसमें एनर्जी जो है वो लाइट के रूप में रिक्वायर होती है, यानी वो सन से जो लाइट आती है उससे एनर्जी गेट करता है और अपना सिंगल रिएक्टेंट जो होता है उसे दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट में तोड़ने के लिए सन की लाइट की एनर्जी को यूज करता है. तो उस तरीके के डिकम्पोजिशन को हम लोग क्या कहेंगे? फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन, जिसे हम लोग फोटोलाइसिस भी कह सकते हैं. फोटोलाइसिस और फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन मतलब क्या हो गया? ये हो गया कि जो सिंगल रिएक्टेंट के बीच का जो केमिकल बॉन्ड है तोड़ने के बाद दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट बनेगा, तो इस रिएक्टेंट के बीच का जो केमिकल बॉन्ड है उसे तोड़ने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर होगी वो एनर्जी मिलेगी. किससे मिलेगी? तो सनलाइट से मिलेगी. इसलिए इसे हम लोगों ने क्या कहा? फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन कहा. फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन पेरोक्साइड. हाइड्रोजन पेरोक्साइड का सन की लाइट में फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन होने के बाद वाटर और ऑक्सीजन बन जाता है. यहाँ आप देखिए कि केवल एक सिंगल रिएक्टेंट है और ये सिंगल रिएक्टेंट के बीच का केमिकल बॉन्ड तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो मिला है फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन से, यानी सनलाइट से मिला है. और ये रिएक्टेंट, सिंगल रिएक्टेंट फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन से एनर्जी को गेट करने के बाद वाटर और ऑक्सीजन में क्या हो गया है? टूट गया है. तो ये एक एग्जांपल हो गया डिकम्पोजिशन रिएक्शन विच रिक्वायर लाइट. अब तीसरा डिकम्पोजिशन रिएक्शन विच रिक्वायर इलेक्ट्रिसिटी, यानी इस तरीके के रिएक्शन के डिकम्पोजिशन रिएक्शन के अंदर जो सिंगल रिएक्टेंट टूटकर दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाएगा, तो सिंगल रिएक्टेंट के बीच का केमिकल बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी होगी वो एनर्जी मिलेगी किससे? तो वो एनर्जी मिलेगी इलेक्ट्रिसिटी से. इसलिए इस डिकम्पोजिशन का नाम हो गया इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, जिसे हम इलेक्ट्रोलाइसिस भी कहते हैं. इलेक्ट्रोलाइसिस मीन्स हो गया कि जो रिएक्टेंट के बीच का जो केमिकल बॉन्ड है, सिंगल रिएक्टेंट के बीच का जो केमिकल बॉन्ड है, जिस केमिकल बॉन्ड को टूटने के बाद दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट बनेंगे, तो उस रिएक्टेंट के बीच का केमिकल बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो एनर्जी का सोर्स क्या हो? इलेक्ट्रिसिटी हो. यानी इलेक्ट्रिसिटी से सिंगल रिएक्टेंट के बीच का केमिकल बॉन्ड क्या हो जाए? टूट जाए और उससे दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट मिले. तो तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए, सिंगल रिएक्टेंट के बीच का केमिकल बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी जब इलेक्ट्रिसिटी से मिले तो उसे हम लोग कहते हैं उसे कहते हैं हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन विच रिक्वायर इलेक्ट्रिसिटी, जिसका अदर नेम क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन या इलेक्ट्रोलाइसिस. जैसे कि वाटर का जो मॉलिक्यूल होता है, उस वाटर मॉलिक्यूल में अगर इलेक्ट्रिसिटी को अगर हम फ्लो करेंगे तो आप देखिए यहाँ पर दो प्रोडक्ट के अंदर वो टूट गया है. कौन कौन से दो प्रोडक्ट में टूट गया है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन. तो हमने अभी देखा कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर
दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट आपस में कंबाइंड होकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं और डीकम्पोजिशन के अंदर एक सिंगल प्रोडक्ट टूटकर दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाते हैं। डीकम्पोजिशन के अंदर हमने देखा कि दो रिएक्टेंट आपस में कंबाइंड होते हैं। वो दोनों रिएक्टेंट या तो एलिमेंट हो सकते हैं या एक कंपाउंड एक एलिमेंट हो सकता है या दोनों कंपाउंड हो सकते हैं और ये सभी मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं जो कि हमेशा कंपाउंड होता है। तो चूंकि डीकम्पोजिशन रिएक्शन इज जस्ट अपोजिट टू द कॉम्बिनेशन रिएक्शन, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर सिंगल रिएक्टेंट चाहिए, तो वो सिंगल रिएक्टेंट क्या होगा, कंपाउंड होगा और उसका या तो थर्मोलाइसिस होगा या फोटोलाइसिस होगा या इलेक्ट्रोलाइसिस होगा और वो या तो दो एलिमेंट में टूट जाएगा या एक कंपाउंड एक एलिमेंट में टूटेगा या दोनों कंपाउंड के अंदर टूट जाएगा। तो हमने देखा कॉम्बिनेशन मीन्स two or more reactant combined to form a single product and decomposition means a single reactant decomposes to give two or more than two product। तरीके का केमिकल रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जैसा कि नाम ही बता रहा है डिस्प्लेस यानी किसी दूसरे की जगह ले लेना। हम जानते हैं कि एलिमेंट में कुछ एलिमेंट मोर रिएक्टिव होते हैं और कुछ रिएक्टेंट लेस रिएक्टिव होते हैं, यानी जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट रहेंगे वो जल्दी से रिएक्शन करते हैं और जो लेस रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं वो जल्दी से रिएक्शन नहीं करते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जिसमें मोर रिएक्टिव एलिमेंट जो ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं वो डिस्प्लेस कर देते हैं किसे, लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उनके कंपाउंड से। जैसे कि यहाँ पर आप देखिए एग्जाम्पल है, ये जिंक है, ये कॉपर सल्फेट है। हम जानते हैं अच्छी तरीके से कि जिंक एलिमेंट इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर एलिमेंट। जिंक एलिमेंट इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर एलिमेंट। तो यहाँ पर क्या करेगा, ये जिंक का एलिमेंट जो है वो कॉपर के एलिमेंट को, इसका कंपाउंड जो कि कॉपर सल्फेट है, उस कॉपर सल्फेट से इस कॉपर को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। जिंक जो कि ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है वह कॉपर को इसके कंपाउंड से क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। और यहाँ पर क्या बना, जिंक सल्फेट और कॉपर बना। यहाँ पर आप देखिए बिल्कुल क्लियर है कि जिंक जो कि ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है वह कॉपर को जो कि कम रिएक्टिव एलिमेंट है कॉपर सल्फेट यानी उसके कंपाउंड से उसको अलग कर दिया। तो द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेज और लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड और सॉल्यूशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ऐसा रिएक्शन जिसमें ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट कम रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड या सॉल्यूशन से अलग कर देता है, उसे हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। अब दूसरा एग्जांपल देखिए, ये कॉपर और सिल्वर नाइट्रेट भी हम अच्छी तरीके से पहले ही जानते हैं कि कॉपर एलिमेंट जो है वह सिल्वर एलिमेंट से ज़्यादा रिएक्टिव है, यानी ये सिल्वर को इसके कंपाउंड से, सिल्वर नाइट्रेट से सिल्वर को अलग कर देगा और कॉपर नाइट्रेट में बदल जाएगा। क्योंकि कॉपर ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है इसलिए वो सिल्वर नाइट्रेट से सिल्वर को हटाकर उसकी जगह अपने खुद ले लेता है। यानी कॉपर एलिमेंट जो कि ज़्यादा रिएक्टिव है वो सिल्वर एलिमेंट से ज़्यादा रिएक्टिव है, जिस वजह से सिल्वर नाइट्रेट से सिल्वर को डिस्प्लेस कर कॉपर उसकी जगह ले लेता है और क्या बना, कॉपर नाइट्रेट और सिल्वर बन गया। यहाँ पर हमने दोनों एग्जाम्पल को देखा कि जिंक जो है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है और कॉपर जो है वो सिल्वर से ज़्यादा रिएक्टिव है। इस वजह से जिंक ने कॉपर सल्फेट में से कॉपर को हटाकर जिंक सल्फेट बना लिया और कॉपर ने सिल्वर नाइट्रेट से सिल्वर को हटाकर कॉपर नाइट्रेट बना दिया। तो ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया, क्योंकि जो ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को हटा रहा है, इसलिए ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है कि इसमें दो कंपाउंड या सॉल्यूशन होते हैं और दोनों कंपाउंड या सॉल्यूशन आपस में अपने आयंस का क्या करता है, एक्सचेंज करता है। एन एक्सचेंज ऑफ आयन बिटवीन द रिएक्टेंट टेक प्लेस टू गिव न्यू प्रोडक्ट। यानी इसमें दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट जो होते हैं वो आपस में अपने अपने आयन का एक्सचेंज करते हैं, इसलिए इसे हम लोग कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। क्योंकि दोनों जो रिएक्टेंट हैं एल्यूमिनियम सल्फेट और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पर आप देख रहे हैं एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है
एल्यूमिनियम सल्फेट और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब क्या करेगा कि यहाँ पर एल्यूमिनियम और सल्फेट और इधर कैल्शियम और हाइड्रोक्साइड दो आयन बने। हम जान रहे हैं एल्यूमिनियम पॉजिटिव आयन हो गया, सल्फेट नेगेटिव आयन हो गया, कैल्शियम पॉजिटिव आयन हो गया और हाइड्रोक्साइड नेगेटिव आयन हो गया। अब आयन का एक्सचेंज होगा, यानी एल्यूमिनियम जो पॉजिटिव आयन है वो दूसरे सॉल्यूशन के, दूसरे आपके कंपाउंड के हाइड्रोक्साइड जो कि नेगेटिव आयन है उससे नया कॉम्बिनेशन करेगा, और कैल्शियम जो कि एक पॉजिटिव आयन है वो एल्यूमिनियम सल्फेट के सल्फेट आयन जो कि एक नेगेटिव आयन है उससे एक्सचेंज करेगा। यानी यहाँ देख रहे हैं हम, भली बात क्लियर तरीके से हमें ये दिखाई पड़ रहा है कि दोनों रिएक्टेंट के आपस में आयन का क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है। तो जब ऐसा रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट आपस में आयन का क्या करता है, एक्सचेंज करता है, यानी दोनों जो सॉल्यूशन है या कंपाउंड है वो दोनों सॉल्यूशन या कंपाउंड अपने अपने आयन का एक्सचेंज करते हैं, इसलिए इस तरीके के डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम लोग कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम सल्फेट, ये एक्यू का मतलब होता है एक्वियस, एक्वियस मतलब पानी में घुला हुआ, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्वियस यानी ये भी पानी में घुला हुआ। जब दोनों को मिलाते हैं हम लोग दोनों सॉल्यूशन को, तो हम देखते हैं कि एल्यूमिनियम का जो पॉजिटिव आयन है वो हाइड्रोक्साइड के नेगेटिव आयन से एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, और सल्फेट जो कि नेगेटिव आयन है वो कैल्शियम जो कि पॉजिटिव आयन है उससे नया कॉम्बिनेशन करके कैल्शियम सल्फेट बनाता है। यानी दोनों ने, एल्यूमिनियम सल्फेट और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ने अपने अपने आयन का क्या किया है, एक्सचेंज कर कर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम सल्फेट बनाया है। यहाँ पर दोनों कंपाउंड या सॉल्यूशन ने आपस में अपने अपने आयन का क्या किया है, एक्सचेंज किया है, इसीलिए यह एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। और चूंकि दोनों एलिमेंट या दोनों सॉल्यूशन या दोनों कंपाउंड ने आयन का एक्सचेंज किया है, इसलिए यह डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है।